जब अर्थ का अपग्रेड शुरू हुआ और बाकी लोग दूसरी दुनियाओं में शिफ्ट हो गए, मैं अकेला रह गया। यहाँ तक कि गॉड ने भी मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बॉडी बाकी लोगों से अलग था। अभी अभी मैंने देखा, स्कूल, रोड्स और मेरा घर सब पूरी तरह से खाली हैं। ऐसा लगा जैसे सब एक ही झटके में गायब हो गए हों और टाइम ही रुक गया हो। मैं कंफ्यूजन खड़ा था, तभी पीछे से एक फेरी आई और उसने सब एक्सप्लेन किया। धरती के एक्सपीरियंस पॉइंट्स पूरे हो गए थे, इसलिए अब उसे नेक्स्ट इरा में इवॉल्व करना था। टाइम 10 साल के लिए पूरी तरह से फ्रीज होने वाला था और दुनिया में डिवाइन पावर भरने वाली थी। अब लोग स्टेटस विंडो के जरिए यूनिवर्स और खुद के सीक्रेट्स को समझ पाएंगे, बिल्कुल परियों जैसे हायर बीइंग्स की तरह। लेकिन अर्थ एक डिस्ट्रक्शन इरा में भी एंटर कर रही थी और इंसानों को विलुप्त होने से बचाने के लिए गॉड ने उन्हें दूसरी दुनियाओं में भेज दिया ताकि वो डिवाइन एनर्जी सीख सकें और रेडी हो सकें। लेकिन मेरे केस में गॉड ने मुझे नोटिस ही नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल स्किल्स थी। इसलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक देवदूत रीता मेरे साथ अगले 10 साल रहने वाली थी। पर अभी अर्थ डिवाइन पावर से खाली थी, तो मैं वो पावर सीख ही नहीं सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, अपने बॉडी को ट्रेन करना। इस बीच रीता ने मेरी फूड और बाकी बेसिक चीजों का ध्यान रखा। मुझे तो बर्तन धोने की भी टेंशन नहीं थी। 5 साल तेजी से बीत गए। मैंने मार्क्समैनशिप सीखना शुरू किया। रीता मुझे गाइड करती रही और देखते देखते मैंने मार्शल आर्ट्स के भी 4 साल पूरे कर लिए। एक दिन रीता ने कहा, चलो स्पार करते हैं। मैंने अपनी 9 साल की मेहनत का सारा जोर लगा दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक हाथ हिलाया और मैं हार गया। फिर उसने कहा, अब से मैं तुम्हारी स्पारिंग पार्टनर रहूंगी। मैं रेडी नहीं था, लेकिन उसी स्पारिंग में ही पूरा 1 साल बीत गया और फिर वो दिन आ ही गया। 10 साल बाद मैंने नई शुरुआत के लिए नए कपड़े पहने, रीता को बाय कहा और उस जगह पर पहुंचा जहां सब लोग गायब हुए थे। मैं थोड़ा नर्वस था लेकिन एक्साइटेड भी। रीता से बिछड़ने का दुख तो था, लेकिन अब मैं अपनी ओल्ड लाइफ में वापस जाने वाला था। घंटों बीत गए लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। रीता थोड़ी घबराई हुई मेरे पीछे आई और बोली, शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे गुस्सा आ गया। ऑलरेडी 10 साल वेट कर चुका हूँ। क्या मुझे अब और 10 साल या 100 साल इंतजार करने होंगे? लेकिन 10, 20, यहाँ तक कि 50 साल भी बीत गए और लोग नहीं लौटे। हालांकि मेरा बॉडी परफेक्ट हो चुका था, मार्क्समैनशिप मास्टर लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन मुझे अपने मॉम डैड का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। इन 50 सालों की मेहनत ने मुझे सुपर स्ट्रांग बना दिया, लेकिन अब कितना और झेल पाऊंगा? क्या वो लोग कभी लौटेंगे? मैं मार्शल आर्ट्स की सेम टेक्निक्स बार बार प्रैक्टिस करते करते बोर हो गया था। रीता नहीं चाहती थी कि मैं हार मानूं। उसने कहा, डिस्ट्रक्शन कभी भी आ सकता है। मैंने उसे बोला, अब से मैं पढ़ाई में फोकस करने वाला हूँ। एक ही काम करते रहने से बस जीना मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने पूरे दिन किताबें पढ़नी शुरू की, नॉवेल्स, बिजनेस बुक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, सब कुछ। जब लाइब्रेरी की सारी किताबें खत्म हो गईं, तो मैंने दूसरे देशों की भाषाएं सीखनी शुरू की। फिर रीता और मैं वर्ल्ड टूर पर निकल पड़े। दुनिया घूमते घूमते मैंने हर जगह की किताबें पढ़ ली। हालांकि मुझे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन मेरे पास थकने का वक्त नहीं था। महाविनाश से पहले बहुत कुछ करना बाकी था। रीता ने सोचा भी नहीं था कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मैं अब तक यकीन करता हूँ कि इंसान वापस आएंगे। उसने धीरे से प्रार्थना की, प्लीज सब इंसानों को वापस भेज दो, इससे पहले कि लुई अपनी हद पार करे। वो नहीं चाहती थी कि मैं खुद से हार मान लूं। जब पढ़ने को भी कुछ नहीं बचा, मैंने बुचरिंग सीखनी शुरू की। एक दिन जब मैं जंगली सुअर काट रहा था, रीता ने बोला, लुइस, अब 274 साल बीत चुके हैं। उसके लिए भी ये शॉकिंग था। फेरी के लिए भी ये बहुत लंबा टाइम था। उसने सोचा नहीं था कि मैं अब भी फ्यूचर के लिए तैयारी करता रहूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बुचर स्किल्स पर काम करता रहा। 300वें साल तक मैंने ये कला पूरी तरह से मास्टर कर ली। अब मैंने ब्लैक स्मिथिंग शुरू की, लेकिन 5 साल में बस एक सोर्ड बनाई। रीता हंसते हुए बोली, ये तलवार तो मूली भी नहीं काट पाएगी। हालांकि उसने मजाक उड़ाया, लेकिन वो इसे यादगार के तौर पर रखना चाहती थी। अगले 50 सालों में मैंने बहुत से वेपन्स बनाए, लेकिन कोई भी उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। फाइनली 1 सेंचुरी के बाद मैंने एक परफेक्ट स्पीयर बना लिया। अब मेरे पास बुचर, ब्लैक स्मिथ और मार्शल आर्टिस्ट तीनों की मास्टर स्किल्स थीं। अब साल और महीनों की गिनती मैंने छोड़ दी थी। सौभाग्य से रीता हमेशा साथ थी, लेकिन इंसानों के ना आने से अब वो भी टेंशन में थी। अगर लुइस अपनी लिमिट्स पार कर गया तो वो चाहती थी कि मेरे लिए कुछ नया हो। लंबे सोच के बाद उसे समझ आया, शायद लुइस ने अब तक एक ही चीज फील नहीं की, प्यार। ये सोचते ही उसका फेस रेड हो गया। क्या मैं पागल हो रही हूँ? एक फेरी के माइंड में ऐसे थॉट्स? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर लुई तैयार होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तभी मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने रीता को बुलाया। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड दिख रही थी। मैंने उसकी कमर पर बंधी उस सोर्ड की तरफ इशारा किया। ये वही तलवार थी जिसे उसने यादगार के तौर पर रखा था। लेकिन अचानक वो तलवार
खुद खुद हवा में उड़ने लगी। घबराई हुई रीता उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। तभी मेरे कपड़े उस दिन जैसे हो गए जब टाइम रुका था और सब कुछ धीरे धीरे अपनी रियल स्टेट में लौटने लगा। रीता ने भगवान से प्रार्थना की कि वह यह तलवार न ले, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो पाया कि डिस्ट्रक्शन एरा शुरू हो चुका था। वो भी ऊपर उठने लगी। वो मुझे प्रॉपरली गुड बाय कहना चाहती थी, लेकिन भगवान की पावर के सामने वो कुछ नहीं कर पाई। इन हजारों सालों में हमारे बीच बहुत डीप बॉन्ड बन चुका था। जाते जाते उसका लास्ट लाइन था, हम एक बार भी किस तक नहीं कर पाए, और मैं चुपचाप उसे दूर जाते देखता रहा। रीता के जाने के बाद मैं सच में बहुत उदास हो गया। तभी मुझे उसकी बात याद आई। उसने खुद को एक फेरी यानी परी बताया था, एक हायर बीइंग। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं भी कोई हायर बीइंग बन जाऊं तो शायद मैं उसे दोबारा देख सकूं? अब जब दुनिया का रीसेट खत्म हो चुका था, लोग धीरे धीरे वापस आने लगे। मेरी आंखें खुली तो देखा मैं लोगों की भीड़ में खड़ा हूं, और तभी मेरे सामने भी एक स्टेटस विंडो पॉपअप हुई। हर कोई अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा था, यानी उनके पास 10 साल की डिवाइन पावर की ट्रेनिंग थी, और मैं 1000 साल पीछे रह गया था। लेकिन उस वक्त मैं बस अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। मुझे याद भी नहीं था कि वो कैसे दिखते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, और माँ को देखते ही सारी यादें ताजा हो गईं। 1000 साल बाद भी उनके साथ बैठना वैसा ही लगा जैसे पहले था। डिनर का सीन बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक फर्क था, उनकी बातें अब दूसरी दुनिया के एक्सपीरियंस पर फोकस्ड थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं तो मैंने टाल दिया, बस कहा चिंता मत करो। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग डिवाइन पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भले ही उन्हें 10 साल मिल गए। रात में काफी देर तक उनसे बातें करने के बाद मैं अपने कमरे में गया, और तभी देखा मैंने जो भाला 100 साल में बनाया था वो अब भी वहीं रखा था, शायद रीता की वजह से। अच्छा है, अब मुझे मॉन्स्टर्स से लड़ते समय नए वेपन्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने स्टेटस विंडो खोली और देखा कि इस भाले का अटैक पावर 800 पॉइंट्स था। मुझे नहीं पता था कि ये ज्यादा है या कम, इसलिए मैंने ऑनलाइन उन लोगों की दी गई जानकारी खोजनी शुरू की जो दूसरी दुनिया से लौटे थे। मैंने पहले लेवल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की। लेवल 1 से 5 तक नॉर्मल इंसानी स्तर था। कहा जाता था कि दूसरी दुनिया में सोल्जर चुनने का स्टैंडर्ड आमतौर पर लेवल 7 होता था, और लेवल 10 से ऊपर वाले स्वॉर्डमैन या आर्चर जैसे प्रोफेशंस पा सकते थे। लेवल 50 तक पहुंचने पर दूसरी प्रोफेशन चेंज करने का मौका मिलता था, जिसे एक्सपर्ट होने की निशानी भी माना जाता था। लेवल 100 पर पहुंचने पर तीसरी प्रोफेशन चेंज पॉसिबल थी, लेकिन तीसरी प्रोफेशन के बाद लेवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, लिटरली नर्क जैसी हो जाती थी, और चौथी प्रोफेशन चेंज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ड्रैगन्स या बेहीमथ जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स ही इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ये सारी जानकारी थी जो मैं अभी इकट्ठा कर पाया था। कल स्कूल में और जांच करूंगा। हालांकि दुनिया बहुत बदल चुकी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था। रीता, मैं अब भी उसे बहुत मिस करता था। और तभी एक आवाज आई। रीता ये सुनकर बहुत खुश होगी। मेरे सामने एक परी प्रकट हुई। उसका नाम लिसा था। भगवान ने उसे भेजा था ताकि वो मुझे डिवाइन पावर यूज करना सिखा सके, ताकि मैं उन 10 सालों की भरपाई कर सकूं जो मैं मिस कर चुका था। ये सब रीता की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। उसने भगवान के सामने रोते हुए कहा था कि मैं 1000 साल तक धरती पर अकेला रहा और अकेला हूं जो डिवाइन पावर का यूजर नहीं बन पाया। रीता के बार बार बोलने पर भगवान ने लिसा को भेजा ताकि वो मुझे जल्दी से डिवाइन पावर में मास्टर बना सके। रीता को खुद आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि परियां और इंसान एक दूसरे के बहुत करीब आए। लिसा मुझे देखकर थोड़ी शॉक्ड थी। वो सोच रही थी कि क्या ये वही इंसान है जिसे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन अब मैं एकदम अलग लग रहा था, फिजिकली स्ट्रांग। उसे लगा कि रीता ने उसे चीट कर दिया, लेकिन अब जब उसने काम एक्सेप्ट कर लिया था तो उसने कहा, फाइन, अब मैं तुम्हें डिवाइन पावर यूज करना सिखाऊंगी। लिसा हाई लेवल फेरी थी। सिर्फ उसके साथ रहने से ही मेरी डिवाइन पावर की अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल 10x बढ़ सकती थी। रीता के साथ बिताए 1000 साल भी उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे जितना लिसा की प्रेजेंस से आने वाला था। अब डिस्ट्रक्शन एरा शुरू हो चुका था। लिसा का कहना था, मुझे डिवाइन पावर सीखने में 1 साल लग सकता है और इस पूरे साल वो मेरे सिर पर बैठी रहेगी। मैं थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने कहा, रिलैक्स, मैंने मैजिक किया है, नॉर्मल लोग मुझे देख नहीं सकते। अगली सुबह मैं जल्दी बाहर निकल गया। मेरी स्किल की वजह से अभी तक किसी को मेरी मौजूदगी का पता नहीं चला था और इस स्किल को किसी भी तरह बंद नहीं किया जा सकता था। हालांकि लिसा ने कहा कि मेरी स्किल अच्छी थी। उसकी नजर में बाकियों की स्किल्स इससे कुछ भी नहीं थी। ये इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का एक अच्छा मौका था। इस दौरान मैंने एक सुपर पावरफुल लड़की के बारे में सुना जिसे सब एम्प्रेस कहते थे। वो हमारी ही स्कूल की स्टूडेंट थी जिसने दूसरी दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और फिर मैंने सुना अब लेवल रिस्ट्रिक्टेड डंजन्स भी दिखाई देने लगे हैं। लिसा ने समझाया, डंजन्स एक तरह का जाल होते हैं जो भगवान खुद बनाते हैं। मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करके वो उन्हें अंदर फंसाते हैं और रास्ता सील कर देते हैं। लेकिन इंसान मॉन्स्टर्स से अलग थे।
अगर काबिल हो तो वो अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। सो ये सेफ हंटिंग ग्राउंड्स जैसे बन जाते हैं। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो खुद के डंजन्स बना सकते हैं या जालों को तोड़ सकते हैं। इसलिए लिसा ने मुझे अलर्ट रहने को कहा। इस वक्त मॉन्स्टर्स कमजोर थे, तो उसने कहा मैं अभी मॉन्स्टर्स का शिकार करके लेवल अप कर सकता हूँ। आखिरकार मेरे पास एक मॉन्स्टर जैसा शरीर था, तो मैं आसानी से लेवल 25 तक के मॉन्स्टर्स को हरा सकता था। तभी लिसा ने कुछ महसूस किया और मुझे बताया कि मैं जल्द ही असली लड़ाई में उतर सकता हूँ। जैसे ही उसने बात पूरी की, अचानक क्लासरूम के बाहर शोर मचने लगा। पता चला एक बहुत बड़ा कीड़ों का झुंड हमला कर रहा है। न सिर्फ उनके साइज बढ़ चुके थे, बल्कि उनकी बॉडी भी काफी टफ लग रही थी। स्टूडेंट्स डर कर भागने लगे, क्योंकि जब उन्हें वापस भेजा गया था तो उनका डेटा रीसेट हो गया था और सब फिर से लेवल 1 पर आ चुके थे। मैंने जल्दी से एक लकड़ी की छड़ी तोड़ी और उसे कई बार घुमाया। जब मैंने रुका तो वो एक हथियार में बदल गया। कुछ और बनाने के बाद मैंने निकलने की तैयारी की। हालांकि मेरे पास इनविजिबल होने की स्किल थी, लेकिन लड़ते समय मैं देखा जा सकता था। इसलिए मैंने लिसा से पूछा कि क्या मेरी पहचान छिपाने का कोई तरीका है। इसलिए उसने मुझे एक मास्क दे दिया। मैंने 18वीं मंजिल से छलांग लगाई और एक जायंट ग्रास हॉपर को एक ही किक में उड़ा दिया। सिस्टम ने नोटिफाइड किया, लेवल 13। जायंट ग्रास हॉपर को मार डाला, 800 एक्सपी पॉइंट्स मिला, लेवल 3 हो गया और सभी फीचर्स इम्प्रूव्ड हुआ। अपने बॉडी में चेंज फील करके मुझे समझ आ गया कि लेवल अप का यही मतलब था। भले ही मैजिक पावर बस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, फिर भी मैं काफी खुश था। तभी मेरे पीछे अचानक कई बड़े साइज के कीड़े आ गए। मैंने धीरे से अपने हाथ में लकड़ी का भाला पकड़ा और नेक्स्ट मोमेंट उसे फुल फोर्स से फेंक दिया। एक जाइंट एंड मॉन्स्टर डायरेक्ट हिट से तुरंत क्रश हो गया। फिर मैंने एक और वेपन निकाला और उस एंट को 2 हिस्सों में काट दिया। अचानक कई बिग साइज मच्छर भी आ गए। मैंने पहले एक को मार गिराया, लेकिन एक और मच्छर पीछे से चोरी छुपे आ गया और मुझे जोर से जमीन पर दबा दिया। लेकिन मेरे 1000 ईयर ओल्ड बॉडी को उसकी वीक सुई जैसी सूंड से क्या ही नुकसान होता। मेरा बॉडी तो काफी टाइम से ह्यूमन लिमिट से ऊपर था। लास्ट मच्छर से निपटने के बाद ऊपर से एक और ग्रास हॉपर आ गया। उसने अपने पंजे से अटैक किया, लेकिन मैंने इजीली डॉज कर लिया। तभी लिसा ने क्विकली वार्न किया कि और भी मॉन्स्टर्स रीइंफोर्समेंट के तौर पर आ गए हैं और मैं पूरी तरह से घिर चुका हूँ। लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैंने अपना वेपन उठाया और पागलों की तरह इन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। मेरा लेवल अब 6 तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी और सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो गए। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, मास्क पहने हुए, और उसकी उंगलियों पर बिजली चमक रही थी। जब मैं सोच रहा था कि क्या ये मैजिक था, लिसा ने मुझे ध्यान भटकाने से मना किया। लिसा ने मुझसे कहा, फोकस करो और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को जल्दी खत्म करो। मेरे पास वाली लड़की इलेक्ट्रिक अटैक्स का यूज करके धीरे धीरे बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही थी। लगातार ऐसे थंडर अटैक्स करने के लिए उसकी डिवाइन पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। वो शायद लगातार लेवल अप भी कर रही थी, क्योंकि हर बार जब आप लेवल अप करते हो तो आपका स्टेमिना रिकवर हो जाता है और पॉसिबली डिवाइन पावर भी। वैसे भी ये लास्ट मॉन्स्टर था और इसे मारने के बाद मैं लेवल 7 तक पहुंच गया। जब आर्मी हेल्प के लिए वहां पहुंची तो वहां सिर्फ बॉडीज का ढेर पड़ा था और उनके सामने एक आदमी मॉन्स्टर्स के पीछे के पार्ट से चीजें निकाल रहा था। लिसा ने कहा कि क्योंकि मैंने बुचरी सीखी थी, मैं मॉन्स्टर्स की बॉडीज को प्रोसेस करके मैजिक स्टोन्स निकाल सकता था। वो मुझे बताएगी कि मॉन्स्टर्स के किन हिस्सों में आमतौर पर मैजिक स्टोन मिलते हैं। जहां कई लोग मेरी स्ट्रेंथ देखकर हैरान थे, मैं तो पहले ही एक मैजिक स्टोन निकाल चुका था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कई लोग मुझे देख रहे थे और मेरी फोटोज खींच रहे थे। उसी मोमेंट जो लड़की बिजली कंट्रोल कर रही थी वो मेरी तरफ आई। वो चाहती थी कि मैं उसके मॉन्स्टर्स को प्रोसेस करने में हेल्प करूं। यहीं मेरी एम्प्रेस से पहली मुलाकात हुई। उसकी बात सुनकर मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन उससे पूछा कि वो इसके लिए मुझे क्या देगी। उसने सीधे सीधे कहा कि अगर मैं बॉडीज प्रोसेस कर दूं तो वो मुझे शवों का 40% दे देगी। ये सुनकर मैं खुशी से मान गया। आसपास के लोगों से मुझे पता चला कि वो लड़की असल में एम्प्रेस ही थी। उसकी पावर उतनी ही स्ट्रांग थी जितनी अफवाहों में सुनी थी। थोड़ी देर में डिसमेंटलिंग पूरा हो गया और एम्प्रेस ने सक्सेसफुली एक मैजिक स्टोन और कई मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए। मैंने अपना हिस्सा उठाया और निकलने की तैयारी करने लगा, जबकि बाकी सब लोग अभी भी एम्प्रेस की पावर में खोए हुए थे। लिसा ने कहा कि टेंशन मत लो, क्योंकि फाइट खत्म होने के बाद इनविजिबिलिटी एक्टिवेट हो गई थी और लोगों को अचानक लगा कि मैं गायब हो गया हूँ। हर किसी ने सोचा कि मैं बहुत तेज चला गया, लेकिन असल में मैं उनके ठीक पीछे खड़ा था। हालांकि ये वही सिचुएशन थी जिसे मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता था। फिर भी मुझे थोड़ा दुख हुआ। घर लौटने के बाद मैंने जो मटेरियल्स मिले थे उनसे कुछ डिफेंसिव इक्विपमेंट बनाने का प्लान किया, लेकिन शायद आर्मर के लिए मटेरियल्स पूरे नहीं थे। गुड थिंग ये थी कि जो रिस्ट और नी गार्ड्स मैंने बनाए वो काफी अच्छे थे। हालांकि लिसा ने मुझे याद दिलाया कि मॉन्स्टर मटेरियल से गियर बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बाद में किसी प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन को ढूंढना ज्यादा रिलायबल रहेगा। पर मुझे इस बात का पूरा भरोसा था, क्योंकि अब धरती पर सबसे बेहतरीन कारीगर शायद मैं ही था।
ये देखकर लिसा फिर से चुप हो गई। क्या ये वाकई वही इंसान था जो कुछ भी नहीं कर सकता था, जैसा कि रीता ने बताया था? अब वो वापस जाकर रीता को एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब चीजें इस मोड पर आ चुकी थीं, लिसा ने कहा कि अगर मुझे डिवाइन पावर टेक्निक्स के बारे में जानना है तो पहले ये समझो, ये टूल्स को स्पेशल पावर्स देने के लिए मैजिक स्टोन या बाकी डिवाइन पावर क्रिस्टल्स यूज करने की टेक्निक थी। ये कुछ वैसा ही था जैसे अर्थ पर ब्लैक स्मिथिंग होती है, बस ये उससे ज्यादा एडवांस्ड लेवल का था। डिवाइन पावर से स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट बनाने की ये टेक्निक सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया और लिसा को पकड़ लिया और उसे सिखाने की रिक्वेस्ट की। मेरे इस सडन एक्शन से लिसा थोड़ा शॉक हो गई। मुझे थोड़ा दूर हटाकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। फिर लिसा ने कहा कि सीखने से पहले मुझे जरूरी मटेरियल्स और मैजिक स्टोन्स या ऐसे डिवाइन पावर क्रिस्टल्स रेडी करने होंगे जिनके प्रॉपर्टीज मैजिक स्टोन जैसी हों। जब मैंने पूछा कि डिवाइन पावर क्रिस्टल्स क्या होते हैं, तो उसने ड्रैगन के हार्ट्स का एग्जाम्पल दिया, जिनमें बहुत भारी मात्रा में डिवाइन पावर होती है। एक बार जब टूल का प्रोटोटाइप बन जाता है तो मैजिक स्टोन को पीसकर उसकी सरफेस पर लगाया जाता है। ये था सबसे बेसिक डिवाइन पावर इक्विपमेंट। इसके बाद आती थी स्पेशल एबिलिटीज देने वाली टेक्निक। चूंकि मैं डिवाइन पावर कंट्रोल नहीं कर सकता था, अब लिसा को लगा कि मैं शायद ये बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और डिसाइड किया कि पहले ट्राई करता हूँ। ये देखकर लिसा ने मुझे एक नई मेथड भी बताई। वो थी लार्ज क्वांटिटी में मैजिक स्टोन्स यूज करके डिवाइन पावर को मॉडिफाई करना। मतलब मैजिक स्टोन्स या डिवाइन पावर को कंज्यूम करके वेपन्स में फायर या आइस जैसी स्पेशल पावर्स देना। ये ऐसे इफेक्ट्स भी दे सकता था जैसे कि जब वेपन किसी अटैक को ब्लॉक करे तो यूजर का स्टेमिना धीरे धीरे रिकवर हो। किस वेपन में क्या पावर देनी है, ये पूरी तरह कारीगर की इच्छा पर डिपेंड करता था। इसलिए ओवरऑल स्पेशल एबिलिटीज ऐड करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए होती थी। तो मैंने इक्विपमेंट बनाना शुरू किया और जल्दी ही रिस्ट और नी गार्ड्स रेडी हो गए। जब मैंने उन पर मैजिक स्टोन पाउडर छिड़का तो स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आया, डिवाइन पावर टेक्निक्स लर्न्ड। लेकिन क्राफ्टिंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी भी कुछ मैजिक स्टोन्स बचे हुए थे। अब मैंने प्लान किया कि मैं मैजिक स्टोन के अंदर छुपी डिवाइन पावर को यूज करूंगा। मुझे आंखें बंद करके फोकस करता देख लिसा बहुत हैरान हुई। उसे लगा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इक्विपमेंट्स को स्पेशल एबिलिटीज देने की कोशिश करूंगा। उसी पल मैंने सोचा कि मैं चाहता हूं कि इस टूल में ग्रास हॉपर के हथियार जैसी तेजी हो। मैं सक्सेस के बहुत करीब था, लेकिन मैजिक स्टोन की कमी की वजह से मैं ऑलमोस्ट फेल हो गया। ये देखकर लिसा को थोड़ा अफसोस हुआ और उसने तुरंत डिवाइन पावर देकर मेरी हेल्प की। अगले ही पल अनगिनत एनर्जी मेरी हथेली में व्रिस्ट गार्ड के अंदर घुस गई। लिसा को लगा कि शायद ये अब भी फेल हो गया, लेकिन मैंने हल्का सा स्माइल किया क्योंकि मेरा डिवाइन पावर मेमोरी लेवल अब बढ़ चुका था। इसका मतलब ये भी था कि रिस्ट गार्ड ने स्पेशल एबिलिटीज गेन कर ली थी। मैंने अपना हाथ उठाया और धीरे से वेव किया। पास की आयरन चेन तुरंत कट गई और उसकी पावर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने इमेजिन की थी। हालांकि लिसा ने मेरी हेल्प की थी, लेकिन पहली ही कोशिश में सक्सेस होने पर उसने मेरी तारीफ की। लेकिन क्योंकि मैंने अभी अभी पार्क का झूला तोड़ दिया था, मैं जल्दी से वहां से भाग गया। लिसा बस चुप रह गई क्योंकि वो उसे जादू से रिपेयर कर सकती थी। अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को काफी देर तक समझाया। मैंने कहा कि मैं बस थोड़ा बाहर घूमने गया था और फाइनली बाहर निकलने में सक्सेस हो गया। रास्ते में मैंने लिसा को बताया कि मैं एम्प्रेस को फिर से देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसके कंट्रोल में डिवाइन पावर बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एम्प्रेस की पावर्स उन लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थीं जो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हुए थे। लेकिन लिसा ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। उसकी नजर में मैं ही था जो सच में स्पेशल था, बिना डिवाइन पावर के भी मॉन्स्टर्स के शेल को प्रोसेस करने में केपेबल। उसे भी इस बात पर काफी सरप्राइज हुआ। जैसे ही उसने बात पूरी की, लिसा सडनली रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पूछा, क्या हुआ? लिसा ने कहा कि उसे एक मॉन्स्टर ग्रुप फील हुआ है जिसका लीडर लेवल 35 का आइस वुल्फ है। ये सुनकर मैं थोड़ा शॉक्ड था क्योंकि लिसा ने पहले कहा था कि कैटेक्लिज्म के अर्ली फेज में हाई लेवल मॉन्स्टर्स नहीं होते। मजबूरी में लिसा ने एक्सप्लेन किया कि उसे कल से ही कुछ ऑफ सा फील हो रहा था क्योंकि डे 2 पर जो मॉन्स्टर्स हमने मारे थे वो ऑलरेडी लेवल 10 से ज्यादा थे। अब अर्थ पर डेफिनेटली कुछ गड़बड़ थी। लिसा को लगा कि आगे चलकर शायद उसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मैं और पूछ पाता उससे पहले ही उसने कहा, चलो जल्दी, वहाँ की सिचुएशन अर्जेंट है। उसने ये भी समझाया कि ये मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। कैटेक्लिज्म से पहले गॉड ने ह्यूमंस को दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन एनिमल्स को अर्थ पर ही छोड़ दिया। गॉड ने सोचा कि अर्थ पर एनिमल्स को 10 साल छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक अननोन एरर की वजह से अर्थ की टाइमलाइन ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी। दूसरी दुनिया में सिर्फ 10 साल बीते थे, लेकिन अर्थ पर 1000 साल गुजर चुके थे। इन 1000 सालों में मैं रीता के साथ टाइम बिताने और चीजें सीखने में बेझिझक था, इसलिए टाइम शिफ्ट को नोटिस नहीं कर पाया। भले ही टाइमलाइन रीसेट हो चुकी थी, लेकिन जानवर जो सिर्फ 10 साल जीने वाले थे अब 1000 साल तक सरवाइव कर चुके थे।
रिजल्ट अब साफ था। अर्थ के जानवर बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट बन चुके थे। लिसा जहां मुझे लेकर गई वहां पहले से ही खून फैला हुआ था। उसने बताया कि उसने सिचुएशन की रिपोर्ट कल ही भेज दी थी, लेकिन जब तक एडजस्टमेंट आता उसने होप की कि मैं इन मॉन्स्टर्स को क्लियर कर दूंगा और बाद में प्रॉपर रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन आइस वुल्व्स के इस पैक को देखकर मुझे समझ आ गया कि ये काम इतना इजी नहीं होगा। लकी बात ये थी कि करंट वुल्व्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने तुरंत अपना स्पीयर उठाया, ऊपर जंप किया और वुल्व्स पर लैंड करते ही हमला कर दिया। इवन स्ट्रॉन्गेस्ट आइस वुल्फ भी मेरी सिंगल स्ट्राइक में खत्म हो गया। कल के लेवल अप की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी थी। साइड पर लगभग 70 मॉन्स्टर्स थे। लीडर की मौत के बाद भी बाकी वुल्व्स ने हार नहीं मानी, लेकिन बाकी छोटे मॉन्स्टर्स तो मेरे लिए और भी आसान थे। जब मैं उन्हें मार ही रहा था, पीछे से चीखने की आवाजें आने लगी। कुछ लोग जो टाइमली एस्केप नहीं कर पाए अब वुल्व्स से घिरे हुए थे। दूसरी दुनिया के सेफ हंटिंग जोन्स के उल्टे यहाँ के वुल्व्स रियल थे और लेवल रीसेट लोग मैजिक यूज करके भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। राइट मोमेंट पर मैंने अपना स्पीयर लेकर उन्हें बचाने के लिए डैश मारा। सिर्फ एक स्विंग में 2 वुल्व्स को मार गिराया। लेवल अप करते हुए मैं लेवल 9 तक पहुंच गया, लेकिन फिर रुक गया क्योंकि ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं था। मैं लेवल 10 तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन किस्मत से एक्स्ट्रा एक्सपी स्टोर हो रहा था। जब मैंने लोगों को बचाया तो साइड के कुछ लोग मुझे पहचान गए। मैं वही एस यूनिवर्सिटी का कल का मास्क वाला आदमी था, लेकिन उन्होंने जो टाइटल दिया वो थोड़ा वियर्ड था। एस यूनिवर्सिटी का प्रोक्टोलॉजिस्ट, एक स्पीड बेस्ड पावरफुल वॉरियर। ऑनेस्टली ये सुनकर मैं थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था और लिसा मेरा मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रही। वुल्व्स को मारते वक्त एक सरप्राइजिंग चीज हुई। एक ग्रे वुल्फ ने एक्चुअली एक आदमी को हॉस्टेज बना लिया। उसके स्मूथ मूव्स को देखकर लिसा ने गेस किया कि शायद उसने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन ट्रू पावर के सामने ऐसी ट्रिक्स यूजलेस थीं। बोलते बोलते मेरा स्पीयर ऑलरेडी ग्रे वुल्फ की चेस्ट में जा चुका था। अब मेरे पास कोई वेपन नहीं था और वुल्व्स का पैक मुझ पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। बट लिसा की ट्रेनिंग के कारण मेरा कॉम्बैट सेंस हाई था। वुल्व्स एक एक करके गिरने लगे। कुछ ही देर में मैंने 70 से ज्यादा वुल्व्स को खत्म कर दिया था। अब बारी थी हार्वेस्टिंग की, लेकिन स्पीयर इस काम के लिए अनकंफर्टेबल था। सो मुझे फ्यूचर में एक स्पेशल बुचर्स नाइफ बनाना होगा। इस बार इतने सारे कॉर्प्सेस थे कि मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो जारी रखने के लिए तुरंत कमेंट करें, अन्यथा इस वीडियो की सेवाएं रोक दी जाएगी। धन्यवाद।